वो घर में दाखिल हुआ तो सामने कोई भी नहीं था। बाबा, चाची, चाचा, अम्मी, दादी बाहर लॉन में बैठे थे। यकीनन इज़ा कॉलेज से आकर सो गई होगी और इबादत की तो आज इंटर्नशिप का पहला दिन था, इसीलिए घर में काफ़ी खामोशी थी। शेरी यकीनन अपनी ट्रिप के लिए निकल चुका था और ज़बर दिन में आता ही कहाँ था। ऐसे में उसे किचन में काम करता नीला दुपट्टा नज़र आया। उसकी नीयत ख़राब हुई। अपना लैपटॉप बैग वहाँ एक तरफ रखता, मोबाइल की चेन सब कुछ टेबल पर रखकर किचन की तरफ कदम बढ़ा चुका था, जहाँ वो तेज़ तेज़ अपने काम निपटाने में मसरूफ़ थी। आगे बढ़ते वो अचानक ही उसे खुद में कैद कर चुका था। उसका अंदाज इंतहाई दिल फरेब था। वैसे भी उसके लिए कोई परी सी थी वो, जिसे वो छूता ही बहुत मोहब्बत से था। उफ बारिक, आपने तो डरा ही दिया। मैं यहाँ किचन में काम कर रही थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं, यहाँ किसी ने देख लिया तो। वो उसके हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोली, जबकि वो उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। बारिक प्लीज़ समझने की कोशिश करें, कोई आ जाएगा। वो उसके हाथ खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आता है तो आता रहे भला से, मैं तो अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ और मैं अब यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरी बीवी मुझे एक प्यारी सी वो उसे खुद में मज़ीद उलझाते हुए बोला, जबकि जोरिश की नाजुक सी जान बार बार दरवाजे की तरफ देखते हलकान हो रही थी। कभी कोई भी अंदर आ सकता था और ऐसे में बारिक का ये अंदाज। बारिक प्लीज़ जाइए ना, मैं कमरे में आकर बात करूंगी आपसे, वो उसे समझाते हुए बोली, जबकि बारिक उसके झूठे लारों में तो आने वाला हरगिज़ ना था। ना तो उसे कामों से फुर्सत मिलने वाली थी और ना ही वो उसके पास आने वाली थी। इसलिए वो उसे आसानी से तो हरगिज़ बख्शने के मूड में था नहीं। मुझे तुमसे बात करने का शौक भी नहीं है बीबी, बस मेरा काम करो और अपनी जान छुड़ाओ। फिर अपनी बात पर कायम वो बोला था, ओ बारिक क्या हो जाता है आपको, क्यों फजूल में ज़िद कर रहे हैं? जाइए ना, अगर किसी ने देख लिया तो। बोला ना, मुझे कोई परवाह नहीं, जब तक तुम मेरा काम नहीं करती तब तक मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाने वाला। बारिक देखे, आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है कोई आ रहा है, वो घबराते हुए बोली, जबकि बारिश उसकी बातों में उलझने वाला हरगिज़ नहीं था। आता है तो आता रहे, मेरी बला से। तुम कर रही हो मेरा काम या फिर ऐसे ही खड़े रहना है सारा दिन? वो उसे फिर धमकी देने लगा था। उफ बारिक, आप बिना बिल्कुल बच्चों की तरह जिद लगाते हैं। वो बुरी तरह से उलझते उसके चेहरे की तरफ देखती, उसके गाल पर लब रख चुकी थी, लेकिन बारिक को मज़ा नहीं आया। मैंने ऐसा करने को नहीं कहा, उसे घूरते हुए बोला। आपने जो कहा था वो कर दिया, कहाँ करना है ये नहीं कहा था। अब मैंने आपकी बात मान ली, अब आपको मेरी बात माननी चाहिए। वो उसे अलग करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये वाली बात। मैं एक ही बात पर यहाँ से जाऊँगा, वो अपनी ज़िद पर अड़ते हुए बोला, जब बाहर से चची और अम्मी की बातों की आवाज़ करीब आती महसूस हुई। कर रही हो काम या क्या? वरना क्या देखेगी तुम्हारी सास और चाची सास कि तुम किचन में शोर के साथ क्या कर रही हो? वो आज उसे छोड़ने वाला नहीं था, आज पूरी तरह उसे तंग करने के मूड में था। बारीक प्लीज़ जाएं यहाँ से, आई प्रॉमिस मैं रूम में आप कर दूंगी आपका काम। प्राइवेसी भी तो कोई चीज़ होती है ना। अच्छा थोड़ी देर लगता है, वो उसी के अंदाज में बोला तो बारी को हंसी आई। मतलब तुम्हारा ये है कि मैं रूम में तुम्हारा इंतज़ार करूं? वो एकदम पीछे होते बोला, नहीं अभी नहीं, रात को, अभी तो बड़ा काम पड़ा है, इतना कुछ करना है, खाना बस तैयार होने वाला है, उसके बाद चाय बनानी है, किचन समेटना है और फिर रात को तुम्हें किसी के कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे, किसी को खाना देना पड़ेगा, किसी को दूध रख के आना होगा किसी के कमरे में, फिर तुम्हारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, तुम उन्हें धोने बैठ जाओगी। शोहर गया भाड़ में। वो उसकी बात मुकम्मल करते हुए बोला तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। अल्लाह ना करे शोहर क्यों भाड़ में जाए, शोहर तो दिल में रहता। वो दांतों की नुमाइश करती उसे बहला रही थी। हाँ बस दिल में ही रख लो, बाकी उसकी हसरतों और ख्वाहिशों को ना आग में झोंक दो। मैं बोल रहा हूँ जोरिश, अगर आज तुमने चीटिंग की ना तो मैं पक्का तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। अभी जा रहा हूँ कमरे में, लेकिन इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, याद रखना। वो उसे वार्न करते हुए जा चुका था। जबकि चाची और अम्मी ने किचन में कदम रखा तो वो बिल्कुल पुरसकून होकर मुस्कुरा दी थी। सर ये काम चेक कर लीजिए, हो गया। वो अपने ऑफिस से बाहर निकला तो दुआ ने उसे एक फ़ाइल लाकर थमाई। मुझे ऑफिस टेबल पर रख दें, मैं चेक कर लूँगा, फ़िलहाल मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। मिस इबादत आपको मेरे साथ चलना होगा। वो उससे कहते हुए इबादत से मुखातिब हुआ, जो कब से बिल्कुल खामोश अपनी टेबल पर बैठी थी। बाहर निकलने के बाद उसने कोई काम नहीं किया। उसके जहन पर पूरी तरह से वो सवार हो चुका था। थोड़ी देर पहले वाली उसकी हरकत ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वो उसके इतने करीब आने का मतलब नहीं समझ पाई। जहाँ तक उसे लग रहा था वो यही अंदाज़ा लगा पाई कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसे तंग करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो तो उससे तलाक लेने के लिए तैयार थी और सारा इल्ज़ाम भी खुद पर ले रही थी। तो फिर भला ज़ारन को ऐसी चीप हरकतें करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी?
शायद वो सचमुच उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि सारी ज़िंदगी अपने पास रखकर अज़ियत देना चाहता था। वो सारी ज़िंदगी उसे इसे इनकार ना करने का बदला लेना चाहता था उससे, जो वो मजबूरी के बाइस नहीं कर सकी थी। वो मानती थी कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वो ये निकाह नहीं करना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में उसकी जगह कहीं भी नहीं बनती थी। लेकिन अब तो सब ठीक हो सकता था ना। लेकिन शायद वो कुछ ठीक करना ही नहीं चाहता था, वो बस उससे बदला लेना चाहता था। मुझे नहीं जाना आपके साथ। वो उठकर खड़े होते हुए उसकी तरफ देखते हुए बेहद कम आवाज़ में बोली, मिस इबादत, आपको मेरे साथ काम करना है या नहीं, इसका फ़ैसला मैं करूँगा, आप नहीं। बहुत ज़रूरी काम है मेरा। यहाँ पर मैं यहाँ आपके नखरे नहीं उठाना चाहता, और वैसे भी आपको शायद याद नहीं रहा कि आपका बॉस हूँ मैं। आप मेरी बॉस नहीं हैं। सर, इसकी तबीयत ठीक नहीं। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आयशा ने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की। क्यों, क्या हुआ इनकी तबीयत को? पहले ही दिन तबीयत ख़राब कर ली आपने। पर मैं कोई बात नहीं, मैं रास्ते में डॉक्टर से चेकअप करवा लूँगा इनका। आइए, और मिस आयशा, आपको जो काम दिया है ना, वही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो काम मैं इन दोनों को कहता हूँ ना, आगे आपको भी करने होंगे। अपने शौक बाद में पूरे कर लीजिएगा। फ़िलहाल जो दिया है उस पर गौर करें। इबादत, मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। याद रखिएगा, मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार करने की आदत नहीं। वो कहते हुए आगे बढ़ गया था। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? वो गाड़ी में उसके साथ आ तो गई थी, लेकिन वो उसे कहाँ ले जा रहा था उसे बिल्कुल अंदाज़ा ना था। अंदर डर भी था। थोड़ी देर पहले जो उसने हरकत की थी, इसके बाद वो उससे काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। लेकिन ज़ारन बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे ये सब कुछ उसके लिए एक आम सी बात हो, और शायद उसके लिए ये सब कुछ आम ही था। उसके ऑफिस में कितनी खूबसूरत और मॉडर्न लड़कियाँ काम करती थीं, और सबके सभी ज़ारन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। उसके इतने रूड होने के बावजूद भी हर किसी को उस पर क्रश था। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? वो गाड़ी में उसके साथ आ तो गई थी, लेकिन वो उसे कहाँ ले जा रहा था उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अंदर डर भी था। थोड़ी देर पहले ज़ारन ने जो हरकत की थी, उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी उससे। लेकिन ज़ारन बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे ये सब कुछ उसके लिए एक आम सी बात हो, और शायद उसके लिए ये सब कुछ आम ही था। उसके ऑफिस में कितनी खूबसूरत और मॉडर्न लड़कियाँ काम करती थीं, और सबके सभी ज़ारन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। उसके इतने रूड होने के बावजूद भी हर किसी को उस पर क्रश था। कुछ दिन पहले वो यहाँ ऑफिस में आई थी, तो उसकी सेक्रेटरी ने पहचान लिया था, और उसने पूछा भी था कि वो कुछ दिन पहले यहाँ क्यों आई थी। क्या वो किसी सिफारिश की बिना पर इस ऑफिस में इंटर्नशिप ले रही है या कुछ और? तो उसने कह दिया कि कुछ दिन पहले उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ भेजा गया था, जिस पर वो लड़की कुछ भी नहीं बोली। और फिर जिस तरह ज़ारन उसकी बात सुनने के लिए अपनी अहम मीटिंग छोड़कर गया, उसे भी यही लगा था कि ये यकीनन वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजी गई एक लड़की थी। सर, मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसने थोड़ी देर बाद अपना सवाल दोहराया था, जबकि आंखों पर चश्मा चढ़ाई बिल्कुल फ्री रिलैक्स अंदाज में वो गाड़ी चला रहा था। मैं सफ़र के दौरान ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, तुम भी आदत डाल लो। मेरे साथ सफ़र करते हुए ज़्यादा बातें मत करना। वो उसे जवाब देते अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर चुका था। लेकिन सर, हम जा कहाँ रहे हैं, ये भी तो बताएं ना। उसके इस तरह के जवाब पर वो तब उठी। एक तो तकरीबन 1 घंटे से गाड़ी चले जा रही थी, और उनकी कोई मंजिल ही नहीं आ रही थी। काम ही पर ले जा रहा हूँ, तुम्हारी लॉन्ग ड्राइव पर नहीं ले जा रहा तुम्हें। कैसे फजूल से सवालात कर रही हो? ये ड्यूटी आवर्स हैं, और ड्यूटी आवर्स पे मैं किसी को डेट पर नहीं लेकर जाता, डोंट वरी। वो गाड़ी एक होटल के बाहर रोकते उसे बाहर आने का इशारा कर चुका था। ये ताज होटल उसके ऑफिस से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर था, लेकिन वो 1.5 घंटे के बाद यहाँ पहुँचे थे। वो 1 घंटे से फजूल ही अपनी गाड़ी सड़कों पर दौड़ाए जा रहा था। चलो निकलो गाड़ी से, इस मीटिंग के बाद शाम 7 बजे मेरी एक और मीटिंग भी है। सारा दिन यहाँ नहीं गुजारना मैंने। आप मोहतरमा के गाड़ी से निकलने का इंतज़ार करते हुए वो काफ़ी सख्ती से बोला था उससे, जबकि इबादत का पहले तो दिल चाहा कि उससे इस बात का एहसास दिलाए कि 1.5 घंटे से वो फजूल में आगे पीछे घूम रहे थे। हालांकि ऑफिस से यहाँ तक का सफ़र सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। आखिर वो उसका बॉस था, और वो एक मामूली एम्प्लॉय। इबादत हरगिज़ नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की बदमज़गी हो। हाँ, लेकिन आज जो ऑफिस में हुआ, इसके बाद वो उससे दो टोक अंदाज में बात ज़रूर करना चाहती थी। वो मानती थी कि उन दोनों के दरमियान एक रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता ऑफिस से बाहर रहे तो ही बेहतर था। होटल के अंदर उन लोगों की मीटिंग थी जो उनके जाते ही शुरू हो चुकी थी। सामने बैठा आदमी उसे काफ़ी परेशानी से अपने मसाइल बता रहा था।
जबकि वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में उसकी सारी बातों को सुन रहा था। उसे खुद भी उस आदमी की बातें सुनकर काफ़ी अफसोस हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ काफ़ी जुल्म हुआ था, लेकिन उसे अपने दिमाग में ये बात भी रखनी थी कि वो एक वकील है और जिसका काम जज्बात में आंसू बहाना नहीं बल्कि उनके केस को समझकर उसे हैंडल करना है। वो काफ़ी गौर से उस आदमी की बातें सुन रही थी और ज़ारन शाह के एक्शन का भी इंतज़ार कर रही थी कि वो किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करेगा। अमूमन वो इस तरह के केस लेता तो नहीं था, लेकिन अब मेरी सियासी पार्टी से गहरा ताल्लुक़ है तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा और अगले हफ्ते तक आपको बता भी दूंगा कि मैं इस केस को लेकर क्या सोचता हूँ। आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। आपको किसी तरह का कोई पेमेंट इशू नहीं होगा। प्लीज़ ज़ारन साहब, आपसे ज़्यादा मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता इस मामले में। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरी बेटी की हालत क्या है इस वक्त। उसके शोहर ने उसे आग लगाकर मारने की कोशिश किया। मेरी बेटी का सारा जिस्म झुलस गया। प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैंने कहा ना, मैं सोचकर जवाब दूंगा आपको। फ़िलहाल और बहुत सारे केसेस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। वैसे शहर से बाहर वो पहाड़ी इलाके में खूबसूरत सा फार्म हाउस कब का है। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में कुर्सी पर बैठा मौजू बदल चुका था, जबकि उसके इस तरह से पूछने पर इबादत थोड़ी हैरान हुई। वो आदमी अपनी बेटी को लेकर इतना परेशान था और ज़ारन ये फजूल तरह के सवाल पूछ रहा था। हाँ, वो मैंने अपनी बेटी को जहेज़ में दिया था। वो परेशानी से मिला था। वो परेशानी से बोला, बेटी को इंसाफ मिल जाए यही बहुत है। खैर, अगर मैंने ये केस लिया तो मैं फ़ीस नहीं लूँगा। आप पेपर्स वगैरह तैयार करवा लीजिएगा फार्म हाउस के। चलें। वो उठकर खड़ा होता इबादत से मुखातिब हुआ, जबकि वो बिना समझे उठकर खड़ी होती उसके पीछे ही बाहर निकली। मुझे घर पर कुछ ज़रूरी काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपको भी मेरे साथ ही चलना है। 7 बजे हम वहीं से मीटिंग अटेंड करने जाएंगे। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा। उससे कहते वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जबकि वो परेशान सी होती उसके साथ घर चलने वाली बात पर एकदम उसे देखने लगी, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब देने से पहले गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। भाभी, मैंने ज़िंदगी में इतने मज़े का खाना नहीं खाया। आपके हाथ में जादू है। क्या एक खाना बनाती हैं आप? ये आप ही ने बनाया है ना या किसी नौकर से बनवाया? सच सच बताएं। दामियार खाने के साथ इंसाफ करते जोरी से मुखातिब था। इसी ने बनाया है बेटा। हमारे घर के अंदर मुलाजमा का किचन में कोई काम नहीं। जो काम किचन के हैं वो हम खुद ही करते हैं, बल्कि हम कहाँ करते हैं, ये जोरिश ही करती है। हर जो चीज़ करती है। जब से आई है हमारी तो तकरीबन किचन से छुट्टी ही हो गई है। बिल्कुल किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अम्मी जोरिश की तरफ देखते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दी थी। क्या बात है भाभी, आजकल की लड़कियां तो अलग घर ढूंढती हैं ताकि सास ससुर देवर नंदों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, और एक आप हैं। उसे देखकर बोला। वो सच में इम्प्रेस था उससे। दाम भाई, काम इतना ज़्यादा होता ही नहीं, बस खाना ही तो बनाना होता है। और इज़ा और इबादत मेरी बहुत मदद करती हैं। घर में इतनी सारी लड़कियां हैं तो हम अपने बुज़ुर्गों को ज़हमत क्यों दें। मुझे ये सारे काम करने का बहुत शौक है। अपने घर में तो वीरानी सी थी, बस हम और 2 बहनें। बड़ी बहन की शादी 7 साल पहले हो गई। हमारे अब्बू तो बहुत पहले फौज में शहीद हो गए। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ घर क्या होता है ये समझ पा रही हूँ। वो बहुत सुकून से बात कर रही थी, जबकि बारिक उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। यकीनन ये सारे काम करके उसे तो बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन बारिक बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता था। ख़ानदान के हर इंसान को अपनी आदत लगाई हुई है इसने। मुलाजमों से क्या, शहीर तो इज़ा या इबादत से भी अपने कपड़े इस्त्री नहीं करवाता। कहता है कि ये दोनों ठीक नहीं करती काम चोर। पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है इसने सिर्फ 7 महीनों में। दादी तो बड़े मज़े से घर के अंदर की बातें भी उसे बता रही थी, जबकि किचन में चाय बनाती ईज़ा को तो गुस्सा ही आ गया कि ये क्या बात हुई। वो ठीक से कपड़े इस्त्री नहीं करती, ये बात इसे बताने की क्या तुक बनती थी। एक बाहर वाले के सामने दादी घर के राज भी खोल रही थी। भाभी, चाय बन गई है, उसने इलानिया कहा, ताकि वो चाय यहाँ से लेकर जाए और उसके खिलाफ जो बाहर बातें हो रही हैं वो भी खात्म हो। हाँ तो तू ही लेकर आ, हर काम के लिए भाभी को आवाज़ देती है। ये दोनों लड़कियां ना, दादी ने फिर से कहा तो वो अपना गुस्सा काबू करती सारे कप ट्रे में रखती बाहर उठा लाई। एक तो वो उस आदमी के सामने आना नहीं चाहती थी, ऊपर से दादी तो बिल्कुल अपने उसी पोते की होकर रह गई थी। अपने पोते पोतियों की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं था उन्हें। लीजिए दादी, चाय पीजिए। वो ट्रे वहाँ टेबल पर रखते दादी से मुखातिब हुई, जबकि दादी पहले दामियार के लिए कप उठाकर उसके हवाले कर गई। वैसे तो मेरा संडे वाले दिन ही आने का इरादा था यहाँ, लेकिन दादी के बगैर रहा नहीं गया तो इसीलिए आ गया हूँ आप लोगों को मेरा रोज़ रोज़ यहाँ आना अजीब तो लगता होगा ना। वो सामने बैठे अंकल की तरफ देखते हुए बोला, जिन्होंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं दामियार, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे।
तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम हमारे लिए बिल्कुल पराये नहीं हो, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तुम मेरे बाकी चारों बच्चे जैसे हो। ये घर तुम्हारा भी है, और सिर्फ दादी के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए भी आया करो, हमें खुशी होती है तुम्हें यहाँ देखकर। उन्होंने खलूस से कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन आपकी बेटी तो कह रही थी कि मेरी रिश्तेदारी सिर्फ दादी से है और मेरा किसी और से कोई लेना देना नहीं, खासकर ये तो मुझसे हरगिज़ दोस्ती नहीं करना चाहती हैं। उसने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा, जबकि सबकी निगाहें खुद पर देखकर वो एकदम से घबरा गई थी। हाँ तो सही कहा है ना मैंने, आप दादी के पोते, मुझसे आपका कोई वास्ता नहीं, और ना ही मैं किसी से दोस्तियाँ करती फिरती हूँ। ईज़ा बेटा गलत बात है, बड़े भाई से इस तरह बात नहीं करते। अम्मी को उसका रवैया काफ़ी बुरा लगा, इसलिए उसे डांटते हुए बोली, इसमें गलत क्या बात है अम्मी, ये दादी के पोते हैं ना, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। ये दादी से मिलने के लिए आते हैं, शौक़ से आए। आप सब लोग इनके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, इन्हें इज्जत दे रहे हैं, इतना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में उन्हें इतनी ही अहमियत दे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इनके यहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर होगा कि इन सब चीज़ों में मुझे शामिल ना करें। मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं, और ना ही ये मेरे भाई हैं। मेरे सिर्फ 4 भाई हैं और वो काफ़ी हैं मुझे। वो किसी की बातों में आकर ज़बरदस्ती किसी को इज्जत देने से रही अब वो किसी की बातों में आकर तो अब किसी को ज़बरदस्ती इज्जत देने से रही। इसीलिए साफ अल्फाज में जो बात उसके दिल में थी उसने बोल दी, लेकिन ये बात सामने खड़े आदमी की अना पर काली ज़रब लगा गई। वो किसी को देखे बिना गुस्से से वहाँ उठकर निकल गया, जबकि उसके जाते ही सब लोग बेचैन हुए। यकीनन ईज़ा की बदतमीज़ी की वजह से ही वो गया था। आ जाओ, अब आधा घंटा है हमारे पास, तब तक तुम यहीं पर रुको, मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। इसके बाद हमारी दूसरी मीटिंग है। वो गाड़ी से निकलते घर के अंदर चला गया, जबकि वो खामोशी से उसके पीछे आई। उस दिन वाला नौकर वहीं सामने काम कर रहा था। वो सामने सोफे पर जाकर बैठ गई, जबकि ज़ारन कहीं अंदर जा चुका था। इबादत आ जाओ, मेरे कमरे में ही आ जाओ, थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी। मैं मैंने सेटिंग्स चेंज तो करवाई हैं, लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तुम खुद आकर देख लो। सर डिनर लगवा दें? वो इबादत से मुखातिब हुआ जब मुलाजिम ने पूछा। नहीं, हमने वापस जाना है। इबादत जल्दी करो यार, टाइम नहीं है, हमने वापस भी जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरी। वो उसे ऊपर आने का इशारा करता खुद अंदर जा चुका था, जबकि वो एक नज़र मुलाजिम को देखती ऊपर की तरफ कदम बढ़ा गई।